क्या है ये? हाँ तो रिप्लाई नहीं आ रहा ना आंसर का, तो क्वेश्चन का दे दो फिर, अरे कुछ भी तो आए। चलो ठीक है। देखो मार्केट में ना डेटाबेस डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, है ना। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसका हमेशा एक स्टोर पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि स्टोर होता है अपना डेटाबेस में। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक सॉफ्टवेयर एक डेटाबेस यूज करता है। अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग तरीके के मार्केट में बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जैसे माई सिक्वल हो गया, एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी हो गया। इस तरीके के बहुत डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस हैं। इसी तरीके से सेल्सफोर्स एक अपना खुद का आर्किटेक्चर, डेटाबेस आर्किटेक्चर यूज करता है। जैसे कि डेटाबेस में हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो सेल्सफोर्स का जब भी एक इंस्टेंस क्रिएट होता है, सेल्सफोर्स अपने प्लेटफॉर्म पे एक यूजर को एक इंस्टेंस क्रिएट करके देता है, तो वो एक उसके लिए एक टेबल बन जाती है उसके डेटाबेस में। फिर उसके बाद हमारा जो एक डेटाबेस जब क्रिएट होता है तो उसके साथ अपने इंस्टेंस के साथ टेबल्स क्रिएट होते हैं। तो जब सेल्सफोर्स के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस टेबल यानी एंटिटी, अगर आपने जावा थोड़ा बहुत अगर इंट्रोड्यूस हो गया हो अभी तक, तो एंटिटी क्लासेस पढ़ा हो, तो जब एक क्लास होती है, एक एंटिटी होती है, तो उसकी एक इंस्टेंस होता है। तो उस इंस्टेंस को स्टोर कराने के लिए हम डेटाबेस का यूज करते हैं। उसके डेटा को स्टोर कराने के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होती है एक टेबल, टेबल के अंदर होती हैं उसकी फील्ड्स। उसी तरीके से सेल्सफोर्स क्या करता है, उस टेबल को नेम देता है ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर जो फील्ड्स होती हैं यानी कॉलम्स होते हैं उसको बोलते हैं फील्ड्स। तो जो अभी सेल्सफोर्स यूज करता है डेटा एंड ऑब्जेक्ट, जो इसका डेटा मॉडल है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि एक एंटिटी है अकाउंट। अकाउंट अपने सीआरएम में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि ये कोई कस्टमर है तो उसका एक अकाउंट बनता है, क्योंकि आप मल्टी कस्टमर्स को डील करोगे, एक कस्टमर को डील नहीं करोगे, तो उसके लिए अकाउंट्स होता है। तो वो अकाउंट्स के अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, नेम हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, फोन हो गया, एड्रेस हो गया, और भी आप उसमें फील्ड्स ऐड करोगे। तो उस पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा स्टोर करने के लिए हम ऑब्जेक्ट्स और फील्ड का यूज करते हैं। तो सेल्सफोर्स ने इतना इजी करके रखा है कि आपको डेटाबेस नहीं बनाना, टेबल नहीं बनानी, आपको सीधे जाके एक एंटिटी बनानी है, उसके अंदर फील्ड्स बनानी है। सेल्सफोर्स आपको हर चीज़ प्रोवाइड कराएगा। आपको यूआई भी क्रिएट नहीं करनी है उसकी जाके, कि आपको स्टोर डेटा ऐड कराने के लिए यूआई बनानी पड़ रही है, फिर उसके बाद डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने पड़ रहे हैं। जैसे आप वेबसाइट, आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी, तो आपने अपना एक यूज़र अकाउंट बनाया होगा, उसके बाद वो स्टोर हुआ होगा, तो उसके पीछे अगर आप देखोगे एक डेवलपर ने क्या करा होगा, एक डेटाबेस बनाया होगा, यूज़र अकाउंट की यूज़र की एक टेबल बनाई होगी, उसके अंदर आपकी जो फील्ड्स हैं, आपका नेम है, डीओबी है, आईडी है, उसकी एक फील्ड्स बनाई होगी। आपने यहाँ पे फिल करा फॉर्म, ये फॉर्म बनाया होगा उसने एचटीएमएल में, जावास्क्रिप्ट को यूज करके आपने सबमिट करा, वो डेटाबेस में ऑपरेशन करा, फिर उसके बाद वो डेटा सेव हुआ, तो उसको इतना सारी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेल्सफोर्स ने क्या करा कि आपको यूजर बनाना है, यूजर हम लेट से अकाउंट को मान लेते हैं, यहाँ पे विजिबिलिटी आ जाएगी, तो एक अकाउंट है, अकाउंट को यूजर मान लेते हैं। तो यूजर जैसे ही बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, आपने फील्ड्स बनाए, उसने पूरी की पूरी यूआई आपको बना के दे दी। अब उस यूआई में आपको अगर कस्टमाइजेशन करना है, तो वो सेल्सफोर्स में आप और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको किस इंटरेक्टिव वे में आपको दिखाना है, आपको कोई मैनिपुलेशन करानी है, कोई अलग चीज़ें करानी है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब आता है इसमें सेल्सफोर्स का सबसे बड़ा जो ट्रस्ट है डेटा सिक्योरिटी को लेके। तो डेटा सिक्योरिटी ये लोग इनेबल करते हैं अपने यूज़र मैनेजमेंट से। तो इनका जो यूज़र मैनेजमेंट है कस्टमर सेंट्रिक है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, तो आपकी जो हायरार्की होगी वो क्या होगी, एक सीईओ होगा, एक एडमिन होगा, एक मैनेजर होगा, फिर उसके नीचे सेल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मैनेजर होंगे, एडमिन के नीचे मल्टीपल हो सकता है, उसके नीचे मल्टीपल सेल रिप्रेजेंटेटिव हो, सॉल्यूशन इंजीनियर हो, इम्प्लीमेंटेशन टीम हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बिल्ड होती है।
तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे टेक केयर करता है ये सेल्स फोर्स। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे जाओ, आप अपनी अगर कॉलेज में भी देखोगे तो यही हायरार्की है, एक डायरेक्टर होगा, फिर उसके नीचे मल्टीपल एचओडीज होंगे, उन एचओडीज के अंडर मल्टीपल आपके प्रोफेसर होंगे, फिर उनके अंडर एसोसिएट प्रोफेसर्स होंगे। तो ये हायरार्की हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे अकाउंट्स हो, हर एक उसमें ये हायरार्की चलती है। तो इसको सपोर्ट हमारा सेल्स फोर्स बड़े आसानी से कराता है और इसको मैनेज करना भी बहुत ईजी है। हमें कुछ नहीं करना, उसने सारी चीज़ें बना के रखी हैं, हमें सिर्फ क्लिक करना है और ऐड करना है। तो उसी के साथ हमारी जो एक एक रोल है, जो भी यूज़र का रोल है, चाहे वो सीईओ, एडमिन हो, मैनेजर हो, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं प्रोफाइल्स, जो कि प्रोफाइल डिफाइन करती है कि वो एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या है। मान लो अगर वो सीईओ लेवल का है तो उसकी पोजीशन उस टाइम वो कितना होल्ड करता है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीज़ें देख ही रहा हो सकता है 2 सीईओ 3 सीईओ, तो उसका एक दायरा तय करने के लिए प्रोफाइल का यूज़ होगा। उसके बाद आता है परमिशन सेट्स। तो परमिशन सेट से हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किस यूज़र को कौन सा डेटा दिखना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन से टेबल्स दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए। आपका कलीग आपका डेटा नहीं देख सकता इसमें अगर आप परमिशन नहीं दे रहे। जैसे कि अगर आप बैठ के अपना असाइनमेंट बना रहे हो तो आप जब तक नहीं परमिशन दोगे तो आपका बगल वाला आपका असाइनमेंट नहीं देख सकता, आपको परमिशन देनी पड़ेगी। अगर वो कॉपी बंद कर लेगा नहीं देख पाओगे ना, परमिशन देगा तभी देखोगे ना। उसके बाद आता है अपनी फील्ड लेवल सिक्योरिटी। हर एक फील्ड लेवल पे आप यूज़र को एक्सेस देना चाहते हो तो दो, नहीं देना तो वो नहीं देख सकता। ऐसे ही होता है रोल्स पे। रोल्स होते हैं वो रिकॉर्ड एक्सेस, यानी डेटा के ऊपर लगता है। अगर सीईओ है आपका कंपनी का सबसे ऊंची पोस्ट का आदमी है तो वो सबकी चीज़ें देख सकता है। जैसे आपके एचओडी है ना, आपके ऊपर हमेशा नज़र रहेगी लेकिन आपकी नज़र एचओडी पे नहीं रह सकती। तो इस तरीके से ये रिकॉर्ड हायरार्की काम करती है और सेल्सफोर्स इसी पे अपनी सिक्योरिटी को इनेबल करता है कि हर कोई आके कोई चीज़ नहीं देख सकता। अब इसमें जो आर्किटेक्चर है सेल्सफोर्स का वो इस तरीके से है। एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चलता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेवल पे, फील्ड लेवल पे एंड रिकॉर्ड लेवल पे। अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो लॉगिन के थ्रू कि वो कितने टाइम तक लॉगिन कर सकता है, किस सिस्टम से लॉगिन कर सकता है। तो इस तरीके से अपन रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसीज बना सकते हैं कि आपका यूज़र बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट रहेगा कि पर्टिकुलर कब लॉगिन करना है, किस सिस्टम से करना है। तो आप सिक्योरिटी इनहेंस कर रखी है उन्होंने इस तरीके से। ऑब्जेक्ट लेवल पे बात करें तो ऑब्जेक्ट लेवल पे, ऑब्जेक्ट मतलब अपनी टेबल्स यानी एंटिटी। आप कितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओ सेल्सफोर्स पे, आप उसको कितने लोगों के साथ एक्सेस देना चाहते हो, कितने यूजर्स के साथ, कौन कौन सी यूजर आपको देख सकते हैं, वो डिराइव कर सकते हैं अपन प्रोफाइल, परमिशन सेट और कर्ड परमिशन। यहाँ तक कि इसमें हम अपनी अपडेट, इंसर्ट, डिलीट की भी परमिशन सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूजर डिलीट कर सकता है पर्टिकुलर रिकॉर्ड या नहीं कर सकता है। एंड नेक्स्ट फील्ड लेवल सिक्योरिटी। एक पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड्स में वो फील्ड कौन सा यूज़र राइट कर सकता है, रीड कर सकता है, एडिट कर सकता है या विजिबिलिटी है भी उस यूज़र को कि नहीं, ये तक अपन कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड लेवल। अगर कोई डेटा आपने बनाया है तो आपका डेटा कौन देख सकता है। एक तो ये होता है कि हायरार्किकल, आपके हायरार्की में जो सबसे ऊपर है वो बाय डिफॉल्ट आपका डेटा देख सकता है, बट आपका कलीग, अगर आपको अपने कलीग या सेम पोजीशन के लोगों को नहीं दिखाना तो उसकी परमिशन आप डाल सकते हो यूजिंग OWD, रोल हायरार्की एंड शेयरिंग रूल्स। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम करता है, कैसा दिखता है प्लेटफॉर्म। तो ये जो देख रहे हो आप स्क्रीन पे, ये हमारा सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म है। इसकी ये सेटिंग्स वाला खुला हुआ है पेज।
जिसमें आप सारी सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने यूज़र वाला आपको बताया था, तो ये देख सकते हो आप यूज़र के अंदर परमिशन सेट्स दे सकते हो। प्रोफाइल्स हो गई, पब्लिक ग्रुप, क्यूज, रोल्स, मैनेजमेंट सेटिंग एंड यूज़र। अगर आप यूज़र्स में जाओ तो आप यहाँ से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। एक आपका एडमिन होगा जो कि यूज़र क्रिएट कर सकता है। फिर आपको लॉगिन और लॉगिन आईडी देगा, आप उस लॉगिन से लॉगिन करोगे, एक टेम्परेरी पासवर्ड देगा, तो आप इसमें जाके अपना लॉगिन कर सकते हो। एक आपका अकाउंट बन जाएगा, जैसे कि सारे प्रोडक्ट में होता है, जैसे आप अमेजोन पे लॉगिन करते हो उसी तरीके से। बट अब इसमें आपका एक प्रोफाइल होगी, एक रोल होगा, आप एक्टिव हो कि नहीं, आपकी एक प्रोफाइल होगी। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं, अगर एक यूज़र में जाते हैं अपन, तो इसमें कौन सी परमिशंस हैं मेरे को, कौन सी नहीं है, कौन से ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशंस हैं मेरे को, कौन सी नहीं, ये सारा अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे ही होते हैं अपने रूल्स। अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के रोल हैं, तो हम अपने सारे रोल्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और रोल के अकॉर्डिंग जो हायरार्की चलती है उसके बेसिस पे रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी इनेबल होती है। जो भी रिकॉर्ड अपने अगर हायरार्किकल टॉप पे है, जैसे अपने एचओडी हैं, तो अपने एचओडी के पास सबका एक्सेस रहेगा, आपके रिकॉर्ड का, आपके हर चीज़ का। लेकिन एक पर्टिकुलर टीचर को अपने कलीग टीचर का रिकॉर्ड का एक्सेस नहीं होता। इसी तरीके से हायरार्की बनती है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट मैनेजर। तो आपके डेटाबेस में टेबल बनती है, तो उसको अपन डेटाबेस बोलते हैं। फिर उसके बाद टेबल्स बनती है, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसी तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट मैनेजर अपना डेटाबेस हो गया, और उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो गए, मतलब मल्टीपल टेबल्स हो गए। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, जैसे अकाउंट, तो अकाउंट बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड एंटिटी है, जो कि सेल्सफोर्स खुद बना के एक ऑब्जेक्ट को बना के देता है। क्योंकि इनके सारे जितने भी क्लाउड्स हैं, यानी इनके सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको ये क्लाउड के नाम से बुलाते हैं। सेल्स प्रोडक्ट हो गया, सर्विस प्रोडक्ट हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, एजुकेशन क्लाउड हो गया, हेल्थ केयर क्लाउड हो गया, यहाँ तक कि इनका AI भी हो गया। ये सारे ड्राइव करते हैं अकाउंट के थ्रू। इसलिए इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे बना रखे हैं जो कि प्री बिल्ड आपके एक ऑर्ग में आएंगे ही आएंगे, वो उनको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। अगर आप को अपनी खुद की एक टेबल बनानी, आपको वो लगता है कि हम उनका यूज़ नहीं करना चाहते, हम अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो अपन उनको बोलते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट्स। और उनको बनाने के लिए अपन को ऑब्जेक्ट मैनेजर पे देंगे, सिंपली क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है और एक हमारी टेबल जनरेट हो जाएगी। और टेबल जनरेट होगी, जैसे कि देखते हैं पहले से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है इसमें। अगर आप देखो, एक हाउस नाम से है, इसकी अगर फील्ड्स देखो, फील्ड्स भी इसमें मल्टीपल टाइप्स की फील्ड्स आप सपोर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर न्यू फील्ड बनानी है मुझे, तो आप देखो कि सबसे पहले ये पूछेगा कि आपको किस टाइप की फील्ड बनानी है। ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, आपको एक पैटर्न देना पड़ेगा नंबर्स का। फॉर्मूला फील्ड, अगर आप इसमें फॉर्मूला डालोगे, कोई फील्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट करेगी, आपको इसमें कोई वैल्यू एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट होता है एक रोल अप समरी। इसमें अगर आप ज़्यादा डीप डाइव करेंगे, जब आप लुकअप वगैरह पढ़ेंगे, तब काम आ जाए कि आपके मान लो एक पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू अपडेट हो रही है और उसको आपको इस ऑब्जेक्ट में दिखाना है, तो आप रोल अप समरी के थ्रू दिखा सकते हैं। बट उसमें होता है कि आपका मास्टर लुकअप, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डीप डाइव करेंगे, लुकअप वगैरह पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लुकअप हो गया, मास्टर डिटेल हो गया, चेक बॉक्स, करेंसी, डेट, किसी भी टाइप का आप एक फील्ड बना सकते हो। आपको प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है। अपन लिखते हैं डेटाबेस क्रिएट करने पे क्रिएट टेबल फील्ड्स, इस टाइप की
तो वो सारी चीज़ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप UI पे डायरेक्टली ही काम करके ये चीज़ें कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं कि एक डेवलपर ही करे, ये एक अपना एडमिन जो एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, जो कि अभी 5 वे में दिखाया था, कंसल्टेंट हो सकता है, ये भी काम कर सकता है सिंपली। तो ये इस तरीके की फील्ड्स बन जाती हैं। इनके फील्ड नेम्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम API नेम्स। तो API नेम्स बेसिकली पूरे एक ऑर्ग में ये जो इंस्टेंस है सेल्सफोर्स का, इसमें यूनिक रहेगा, आप सेम नेम से दूसरा नहीं बना सकते। नेक्स्ट अपन देखते हैं, डेमो देखते हैं। ये जो पेज देख रहे हो आप, ये पूरा एक कस्टम पेज है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सेल्सफोर्स ने इनबिल्ट बना के दिया है, जैसे कि टुडेज इवेंट, टुडे टास्क, और इसको आप इजीली डाल सकते हो। सेल्सफोर्स ने इतना इनबिल्ट करके दिया है कि आप जाओ सेटिंग्स, एडिट पेज, इसमें एक ऐप बिल्डर होता है, लाइटनिंग पेज बिल्डर, जिसमें कुछ जो सेल्सफोर्स ने अपनी स्टैंडर्ड बना के दिए, जनरेट दिए। ए सेक्शन का सेशन चल रहा है तो पेज वाला ए सेक्शन चले जाएगा, ओनली ए सेक्शन। आगे जाओ और सेक्शन आर सेक्शन आगे जाओ। सेल्फी कंटिन्यू। आप देखो इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है तुम लोगों के लिए। आप डेवलप करोगे, डेवलपमेंट सीखना है ना। अभी तो ये ऐसा पार्ट है, सेल्सफोर्स ने ऐसा दे रखा है कि आप इजीली जो चीज़ें आप रिपीटेड कर सकते हो उसको भाई दे दिया कि भाई आप रिपीटेडली बार बार उस चीज़ के लिए कोड ना करो, जिसके लिए कोडिंग नेसेसरी है सिर्फ उसी के लिए करो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको यूज़र मैनेजमेंट, डेटाबेस टेबल क्रिएट करना, फील्ड्स क्रिएट करना, उसके लिए बार बार आपको कोडिंग ना करनी पड़े। तो आप देख रहे हो कि ये जो ऐप पेज दिख रहा है आपको, इसमें अपन ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी एक कंपोनेंट को अपन इस पेज पे डाल सकते हैं और ये इसी तरीके से काम करता है। बट अगर आप देखो तो इसमें कस्टम भी लिखा हुआ है। तो ये जो कस्टम कंपोनेंट बनते हैं ना, ये हम बनाते हैं और एक पेज के अंदर अपन बिल्ड करते हैं कि किस तरीके से ये पेज दिखेगा और कौन कौन से कंपोनेंट हम डाल सकते हैं। तो ये जो कस्टम कंपोनेंट है, जैसे हाउसिंग मैप है, तो ये किस तरीके से बना, इसको कैसे डेवलप करा, ये अपन देखते हैं।
अच्छा, कितने लोगों को ये पता है यूआई फ्रेमवर्क्स के बारे में? कितने लोगों को पता है? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट सुना है किसी ने? रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस। अच्छा, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप चलाते हो तो उसके सबसे पहले आप क्या देखते हो? उसका यूआई पार्ट देखते हो ना, तो वो एक किसी ना किसी, और उसमें अगर आप देखो तो सारा जो कोई भी आप पेज खोलोगे ना, सारे वो कंसिस्टेंट रहते हैं। उनकी यूआई ऐसा नहीं होता कि एक साइड जो बटन है वो छोटा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है। उनका साइज, उनका टेक्स्ट, वो सारा सिमिलर रहता है। ये होता है कि एक यूआई फ्रेमवर्क होते हैं, उनको यूज करके ही डेवलप करते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट में एक कंसिस्टेंसी है। जैसे कोई लोग रिएक्ट जेएस करते हैं, कोई एंगुलर यूज करते हैं, कोई बूटस्ट्रैप का यूज करता है अगर वो सिंपल अलग तरीके से बना रहा है। तो अगर कोई जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा है तो वो यूज करेगा रिएक्ट जेएस कर सकता है, एंगुलर कर सकता है, एंगुलर जेएस कर सकता है। ऐसे सेल्सफोर्स ने एक अपना खुद का एक फ्रेमवर्क बनाया, उसको बोलते हैं हम LWC, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट, जो कि डराइव होता है जावास्क्रिप्ट से। आपको पता है कि ब्राउजर में जितनी भी चीजें चलती हैं वो किसके ऊपर रन करती हैं, क्या कंपाइल करती हैं? ब्राउजर के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट जब चलता है, कोई भी वेबसाइट चलती है, तो वो क्या चीज कंपाइल करके ये आपको मैनिपुलेशन करके दिखाता है। आपके ब्राउजर आपका गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया, ये कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? HTML इज नॉट अ लैंग्वेज। बोलते इसको लैंग्वेज है लेकिन होती नहीं। आपका ब्राउजर जो है एक सबसे पहले सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट को, वो कंपाइल करता है जावास्क्रिप्ट को। इसलिए सारे के सारे आप देखोगे आज के टाइम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नहीं चलाने होते। आपको जितने भी रिक्वायरमेंट पड़ती है सारी वेबसाइट के थ्रू रन होते हैं। वो एज अ सॉफ्टवेयर है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, जो सास एक हमारा सबसे बड़ा एक क्लाउड का कंपोनेंट है, वो सास है, तो उसके थ्रू ही रन होता है। तो सारा जितना बैकएंड होता है, चाहे वो अपेक्स में हो, जावा में हो, पाइथन में हो, वो सारा रन होता है आपका सर्वर पे। उसके बाद जब यूआई मैनिपुलेशन की बात आती है, आपकी यूआई रेंडरिंग किस तरीके से होनी है वो मैनिपुलेट करता है आपका ब्राउजर। तो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है कि आपका यूआई जो पेज है वो किस तरीके से दिखेगा। HTML सिर्फ आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखें जावा में कितना, थोड़ा बहुत आइडिया है किसी को जावा का? जावा का आइडिया है किसी को? थोड़ा बहुत देखा है जावा? सी प्लस प्लस तो पढ़ी होगी। क्लासेस वगैरह तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पता है ना? तो जब अपन क्लास बनाते हैं ना और हमें अगर किसी मेथड को एक्सपोज करना है जावा में, तो हम उसको एक एनोटेशन देते हैं, क्योंकि हम उसमें यूज करते हैं जावा में स्प्रिंग बूट, जो आज के टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। स्प्रिंग बूट के साथ जावा को डिप्लॉय मारते हैं, तब वो वेब एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होता है। तो उसके लिए हमें @REST एनोटेशन लगाना होता है, जो कि एक्सपोज करता है यूआई से कॉल करने के लिए। वैसे ही अपेक्स में हमें देना होता है और एनेबल कैशेबल ट्रू कैशे में रखने के लिए, कैशे को यूटिलाइज करने के लिए हमें देते हैं। इसको अगर कैशे से यूटिलाइज करवाना है तो हमें कैशेबल ट्रू देना पड़ेगा। कैशे जानते ना, पढ़ोगे भी आगे। तो मेथड्स पता है, एक हमने मेथड बनाया जिससे में हम एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा रहे हैं, हाउस को,
जो मेथड बनाया गेट रिकॉर्ड, जिसके अंदर हमने एक क्वेरी करी है। तो डेटाबेस में किसी भी डेटा को लाने के लिए हमें एक क्वेरी करनी होती है, चाहे वो एसक्यूएल में हो, माई एसक्यूएल में हो। इसमें हम यूज करते हैं सेल्सफोर्स में एसओक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज। ये सिमिलर टू एसक्यूएल, माई एसक्यूएल की क्वेरी लैंग्वेज, मोंगोडीबी, इनके ही सिमिलर होती है, सेम उसी तरीके से, बट इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि हमारा जो सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म होता है वो शेयर्ड होता है। इस वजह से वॉल्यूम में डेटा नहीं आता और सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है। तो हमने क्वेरी करी सिलेक्ट आईडी, नेम, एड्रेस, स्टेट, सिटी, जिप, उसका जिप कोड जो फील्ड हमने बनाई थी, फ्रॉम हाउस विथ यूजर मोड। यहाँ पे भी सिक्योरिटी इनेबल्ड करिए इस क्वेरी में कि भाई अगर जो जिस मोड में, जिस परमिशंस के साथ अगर यूजर लॉगिन है उसी के परमिशन के हिसाब से ही डेटा है। और ऑर्डर बाई हमने करा सॉर्टिंग करने के लिए और लिमिट करी 10 रोज, 10 रिकॉर्ड से ज़्यादा नहीं चाहिए। और हमने हाउस ऑफ लिस्ट रिटर्न कर दी यहाँ से। तो जब और इनेबल्ड हो गया तो इसको यूज़ कर सकता है अपना यूआई कंपोनेंट। तो यूआई कंपोनेंट कैसे बनता है? ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है। अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हो तो आप जरूर पढ़ो, क्योंकि आगे जाके आपका पाइथन जितना काम नहीं आएगा जितना जावास्क्रिप्ट और जावा आएगा। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में देखना है, बढ़ना है आगे, तो जावास्क्रिप्ट एंड जावा इन पे ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेजेज है आप इनसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा लॉजिक, सबसे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट यही लैंग्वेजेस क्लियर कर पाएंगे। हमारे लाइटनिंग कंपोनेंट होता है, उस लाइटनिंग कंपोनेंट में एक क्लास बनेगी। जावा भी है ऑब्जेक्ट और जावास्क्रिप्ट भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो उसमें हम क्लासेस का यूज़ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे लाइटनिंग एलिमेंट, जो कि सेल्सफोर्स का LWC का एक कंपोनेंट है जो कि इनेबल कराता है। हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा मैप मेकर्स। वायर एक हमारा LDS वायर एडेप्टर है जो कि मेथड कॉल कराने के लिए, रीड ओनली मेथड्स को कॉल कराने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराया डेटा स्टोर कराने के बाद हम जब HTML पे गए तो हमने उसको रेंडर कराया। अब इसमें आता है लाइटनिंग कार्ड। ये सेल्सफोर्स की एक लाइब्रेरी है, SLDS, सेल्सफोर्स लाइटनिंग डिज़ाइन सिस्टम, जो कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट्स, इनबिल्ट कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है हमें, जो कि हमारे सारे प्रोडक्ट को एक कंसिस्टेंसी वे में दिखाने के लिए काम आती है। उसमें हमने डाला, हमने ये किया, सेव करके अगर मैं डिप्लॉय मारता हूँ उसको, डिप्लॉयमेंट सक्सेस हो गया। जो भी डिप्लॉयमेंट होगा हमारा सर्वर पे ही जाके डिप्लॉय होता है, लोकल पे कुछ नहीं करना होता है हमें इसमें। हमने वहां से एक जेसन डेटा रिटर्न कराया। ये देखो हम यहाँ पे जेसन डेटा देख सकते हैं, पूरा जेसन डेटा हमारा आ गया सर्वर पे, उसमें क्वेरी करी, इसमें लेके आए। तो इस तरीके से हम अपने कंपोनेंट का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमें इसको और अच्छे वे में दिखाना होगा, मुझे अपनी लोकेशन दिखानी है, तो इसमें एक मेथड होता है लाइटनिंग मैप करके, जो कि सारी लोकेशंस को ट्रैक करके मैप में दिखाएगा ऑटोमेटिकली। हमें कोई अलग से डालना नहीं है, हमने सिर्फ लोकेशन दी, स्ट्रीट, सिटी और स्टेट। अगर आप देखोगे अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये हमें मैप में दिखाएगा। ये लिस्ट व्यू आ गई जो भी एड्रेसेस थे, और ये देखो अगर मैप व्यू भी आ गया ऑटोमेटिकली, हमें अलग से एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़े। मैंने इसमें पूर्णिमा की लोकेशन डाली है और ये देखो लोकेशन इंडिया के अंदर पर्टिकुलर दिखा रही है। अगर इसको जूम करोगे तो आपकी कॉलेज की लोकेशन आ जाएगी यहाँ पर। और हमने इसको सिर्फ लोकेशन दी है, सिर्फ इतना सा एड्रेस दिया है, कोई गूगल लोकेशन नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया। ये ऑटोमेटिकली अपनी सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है।
हमें इसमें कम से कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ें और कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कराने का मौका मिलता है, बजाय बार बार सेम कोड को लिखने की बजाय। ये हमारा पूरा एक डेमो है सेल्सफोर्स का कस्टमाइजेशन का। इसमें डेटा में जो भी स्टोर होता है, एक होता है मेटा डेटा। अगर आप देखो, जो भी लाइट वेटेड मेटा डेटा बोलते हैं उसको, क्योंकि वो आपकी डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर कराता है, इजी टू रेंडर, इजी टू एक्सेस और बहुत लाइट वेट होता है। तो सेल्सफोर्स मेटा डेटा का यूज़ करती है अपनी सारी चीज़ों को स्टोर कराने के लिए। कुछ है ना? ये सेल्सफोर्स में किस तरीके से काम करता है, आपकी जावास्क्रिप्ट एपेक्स लैंग्वेज उसका यूटिलाइजेशन का। इसमें आप और कस्टमाइजेशन कर सकते हो। आप चाहते हो कि आप LWC का यूज़ नहीं करना, आपको रिएक्ट का यूज़ करना है, आप रिएक्ट का यूज़ करके एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। बट इसका जो आर्किटेक्चर रहेगा बैकएंड में, वो आपको सेल्सफोर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी इनेबल्ड करके देगा। जो काम एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए बार बार करा जाता है, उसको ये पहले से करके देता है। आपको सिर्फ फोकस करना होता है कस्टमर ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स पर। आपको अदर चीज़ों पर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आप बेटर प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो। बेटर प्रोडक्ट क्रिएट करके उसकी डिलीवरी दे सकते हो, जिससे आपको कस्टमर ज़्यादा हैप्पी रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा। Next, move on to the next slide. हाँ, तो देखो एक मोटा मोटा तो यही है कि अगर तुम बनाते हो कोई भी एप्लीकेशन, तो उसमें 2-3 चीज़ें जो फिक्स रहती है। आपका कुछ ना कुछ फ्रंट एंड होना चाहिए, कुछ ना कुछ बैक एंड होना चाहिए। तुमने मुझसे देखा कि किस तरह से सेल्सफोर्स इस चीज़ को मैनेज करता है। और किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर तुम बनाते हो कोई भी UI, तो उसमें मोटी मोटी चीज़ें सेम रहती है। लॉजिक लगाना ही पड़ेगा पीछे, डेटाबेस आपको बनाना ही पड़ेगा। और उसके बाद में जितना एडवांस तुम्हारा सॉफ्टवेयर होगा, उसमें उतनी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी होगी, है ना। और अल्टीमेटली तुम लैंग्वेज जो सीख रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो या पाइथन सीख रहे हो, कोशिश यही करते हो तुम लोग कि यार मैं पहले बेसिक से बेसिक चीज़ बना पाऊँ, उसके बाद में मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी बना पाऊँ 5 साल में 10 साल में जब भी, बट मैं उसमें बेस्ट टू बेस्ट हो जाऊँ, जितना बेस्ट में हो सकता है। अब ये चीज़ अगर तुम्हें करनी है तो सेल्सफोर्स तुम्हें सीखने का भी मौका देता है। सेल्सफोर्स तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एपेक्स भी सिखाएगा। तुम इस पर जितना चाहो उतना हैंड्स ऑन कर सकते हो। और तुम जब इस पर हैंड्स ऑन करोगे ना, तो वो तुम्हारे लीड कोड पे किए हुए हैंड्स ऑन से या फिर तुम्हारे इंटरव्यू बिट पे किए हुए हैंड्स ऑन से अलग होगा, क्योंकि तुम यहाँ पर एक्चुअल प्रोजेक्ट के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक है जो तुम बना सकते हो। एक्चुअल प्रोजेक्ट में चेंजेस कर सकते हो, किस तरीके से काम कर रहा है उसको तुम मैनेज कर सकते हो। आज के डेट में अगर तुम मार्केट अपॉर्चुनिटी देखते हो सेल्सफोर्स में, तो 23% जो पूरा दुनिया का CRM मार्केट है वो अकेला इसने कैप्चर कर रखा है, अराउंड 1/4। तो मतलब हर 4 में से एक कंपनी तो सेल्सफोर्स को प्रीफर करती है। उसमें भी मैं तुम्हें बता दूँ कि जो टॉप की कंपनीज है, फॉर्च्यून 500 है, वो मोटे मोटे हद तक सेल्सफोर्स को ही करती है, क्योंकि जितना स्किल सेल्सफोर्स देता है, जितने फीचर सेल्सफोर्स देता है, तो जितनी स्पीड सेल्सफोर्स देता है, वो यूजुअली कोई और नहीं दे पाता है, एटलीस्ट CRM मार्केट के अंदर। उसके अलावा
रेवेन्यू आपको इधर का इसका अपने को इतना कुछ नहीं है। भारत के अंदर भी इनका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। कुछ साल पहले ही भारत में उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स भी बनाए जो सेल्सफोर्स इंडिया के हेडक्वार्टर्स हैं, पूरा ग्लोबल है। और जयपुर में बताया कि काफ़ी कंपनीज भी है और काफ़ी सारी चीज़ें भी है सेल्सफोर्स में। जयपुर की अपने एडवांटेज देख लेते हैं थोड़ी आपकी। काफ़ी मोटाक्यूब है, ईपैम है, TCS, JPLOF और भी बहुत सारी कंपनीज है, MTX है, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रही है जयपुर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। और जब आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में हैं, ग्रेजुअली जब थर्ड ईयर 6-7 सेमेस्टर तक जाओगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो अभी आपके पास टाइम है 1 साल 2 साल, जब आप लोग इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो और अपने करियर के लिए ऐसे स्टेप्स ले सकते हो जो आपको अल्टीमेटली रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ दिला पाएगा। अगर तुम सेल्सफोर्स को सीखते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर टाइम निकालते हो, मतलब हफ्ते का 2 घंटा 3 घंटा भी निकालते हो या महीने का भी निकालते हो, कुछ भी, तो अभी हम सब जीरो पे ही होते हैं। यूजुअली क्या है, लोग बिल्कुल भी नहीं करते, आप अंटिल 4th ईयर करते हैं ना, फिर एकदम से उन्हें पता चलता है कि अच्छा इसके लिए तो ये सीखना पड़ेगा, इसके लिए तो ये सीखना पड़ेगा, अच्छा सेल्सफोर्स में ये चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है ना। उससे बेटर है कि तुम अभी से आइडियाज़ देना शुरू करो। तुम्हारे पास आइडियाज़ देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ChatGPT से पूछो, AI से पूछो, तुम्हारे सीनियर से, पूर्णिमा के ही 3rd ईयर 4th ईयर जो लोग पास आउट कर चुके हैं, उन लोगों से नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन पे पूछो कि हाँ यार तुम लोग जो भी काम कर रहे हो कैसे कर रहे हो, तुम्हारे क्या टेक्नोलॉजी स्टैक की यूज़ आती है ना। तो वो लोग बहुत खुशी तुम्हें बताएंगे और तुम्हें प्रिपेयर करेंगे कि रियलिटी में क्या सिचुएशन है और उसके लिए तुम क्या कर सकते हो। जयपुर का एडवांटेज अपन ने बता दिया। जयपुर में ऑब्वियसली ठीक है, लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग ये सब है, बैंगलोर के मुकाबले जयपुर में बहुत कम है। तो ये अगर आपको लगता है कि हाँ यार आप इन चीज़ों से अट्रैक्टेड हो गया, फैमिली के साथ रहना है, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ हैं पूरी ग्लोबली। तो सेल्सफोर्स से क्या है कि यूज़ हर जगह होता है और इसका जो टैलेंट है ना वो सबसे ज़्यादा भारत में है। जितनी भी सॉफ्टवेयर है उनका मोस्टली टैलेंट भारत में है। हम लोग दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं, खुद का हम लोग नहीं बनाते, वो हमारी कमजोरी है, बट हम दुनिया के लिए बनाते हैं, ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है ना। इसीलिए गूगल, अमेजॉन, सेल्सफोर्स, हर कोई भारत में आके अपने हेडक्वार्टर्स बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, मेहनत कर रहा है कि यार कैसे भी करके ये जो टैलेंट पूल है ना इसको हम यूज़ कर लें। बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली है भी लोग इंजीनियर्स ज़्यादा और उनकी डिमांड्स भी रिलेटिवली बहुत कम है परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से, है ना। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अपन जैसे सीख रहे हैं कि यार AI है, तो उसके कारण हो सकता है कि पहले जहाँ 100 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ पे केवल 20 हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। और वो स्किल सीखने का टाइम अभी है, सबसे जो अच्छा टाइम है वो अभी है। ऑब्वियसली वो तो लाइफ टाइम चीज़ है कि आप स्किल सीखते रहोगे, है ना। बट पहले 4 साल जो अभी इंजीनियरिंग का है उसमें तुम जितनी ग्रोथ ले लोगे या जितना हेड स्टार्ट ले लोगे वो तुम्हें जीवन भर साथ देगा, और एटलीस्ट स्टार्टिंग में साथ देगा जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जब तुम्हारे पास स्किल्स एक्सपीरियंस जीरो होगा, केवल स्किल्स ही होगी दिखाने में। तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें यहाँ भी मिल जाएगी। तो मोटा मोटा यही था यार हमारी साइड से। आप लोगों को अगर अभी आप लोग 3rd सेमेस्टर में हैं, ऑब्वियसली 1 साल 1.5 साल बाद में आप लोगों को इंटरेस्ट है, आप लोगों को अगर लगे कि यार हमें इसके बारे में जानना है, तो अभी भी मैंने कहा कि आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाओ। हम लोगों से कि आपको अगर कनेक्ट होना है तो लिंक्डइन पे ऑब्वियसली हर कोई ही होता है, तो हम लोग तो हमसे आप वहाँ पर अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि यार हमारा ये फ्रेमवर्क है, हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें सेल्सफोर्स सेंट्रिक होना चाहिए लाइफ में, या फिर क्या मतलब हमें थोड़ा ओपन रहना चाहिए। हर चीज़ एक क्वेश्चन तुम पहले खुद से करोगे तभी उसका सोल्यूशन ऑब्वियसली बाद में मिल पाएगा, और तुम कोई भी चीज़ सीखोगे तो वो तुम्हें काम देगी। बेसिकली अभी आप स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, फर्स्ट ईयर आपका निपट गया जिसमें सारा कॉमन ही होता है सारे ब्रांचेस का। उसके बाद अब आप मूव कर रहे हो अपने CS ब्रांच, है ना। तो अब पर्टिकुलरली ज़रूरी जैसा मार्केट ट्रेंड कर रहा है, आपको भी पता है AI पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, बट आपको आप यूज़ भी करते हो, ChatGPT हुआ, गूगल जेमिनाई हुआ, परप्लेक्सिटी हुआ, है ना। तो जो आप यूज़ कर रहे हो ना ये एजेंट्स हैं, AI एजेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इनको AI एजेंट्स बोलते हैं। ये AI नहीं है, AI मॉडल बन गए हैं, वो रन हो रहे हैं एक सर्वर पे। उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको एक UI प्रोवाइड करिए जो कि एक एजेंटिक के थ्रू काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको अगर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह एक्स्ट्रा काम करना है AI पे, तो आप पर्टिकुलर कोई लैंग्वेज उठाओ, चाहे वो जावा हो, चाहे पाइथन हो, या C हो, C++ हो, कोई भी उठाओ, और उस एजेंट का जैसे
अगर आप जेमिनी के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो वो कुछ APIs प्रोवाइड करती हैं जिससे आप अपनी एक एजेंट बना के एक यूज़र को उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आंसर दे सकते हो। तो वो बिल्ड करने का कोशिश करना। अगर आपको सच में AI लर्निंग करनी है, हाउ टू यूटिलाइज द AI, इस पे ज़्यादा फोकस करना अगर AI पे जा रहे हो। और अगर आपको सिंपली डेवलपमेंट करना है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप C++, जावा इनको पहले बहुत अच्छे से समझो, करो, इनके लॉजिक समझो, जिससे आपको आगे जाके आप भले फिर पाइथन पे मूव करो, नोड पे मूव करो, जावास्क्रिप्ट पे मूव करो, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में बहुत आसानी होगी। मूवमेंट आपका जो चेंज रहेगा, स्विच रहेगा, बहुत आसान रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना रटना नहीं पड़ेगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहेंगे। सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर टू दीज लैंग्वेजेस होते हैं। और मार्केट में आज भी बहुत ज़्यादा बूम है जावा का। AI तो अभी कुछ दिन के लिए है, जिस दिन AI प्रोडक्ट सारे कंप्लीट हो गए, जितने एजेंटिक बनने हैं उसके बाद कोई AI का नहीं पूछेगा। बस मॉडल, अगर आप मॉडल क्रिएट कर सकते हो AI मॉडल तो बात अलग है। अभी उसके लिए टाइम AI मॉडल के लिए, तो अभी जो है उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को लिए, आप अपने करियर पे आगे बढ़ो, फोकस करो। थैंक यू। थैंक यू गाइस। आप लोग अगर चाहें तो थोड़ा पे A2 भी कर सकते हैं, मतलब कोई पब्लिक क्वेरी अगर आपकी जिससे आपको लगता है बाकी लोगों को भी फायदा हो सकता है तो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आंसर वहाँ पे। बाकी लिंक्डइन पे आप मुझसे कर ही सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना जो पीयर ग्रुप है, नेटवर्किंग ग्रुप है, जैसे पूर्णिमा के एलुमनाई है, उन लोगों से आप अपना नेटवर्किंग बढ़ाएं ताकि वो लोग आपको बता सकें कि क्या चल रहा है, क्या करना है। और बाकी थैंक्स यार, आप लोगों ने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब जैसा आप लोगों ने सुना और जितना भी आपको समझ में आया, कोई फीडबैक हो तो भी आप करना चाहिए। ओके, थैंक्स, बाय। Thank you so much, sir, for sharing your valuable experience and knowledge. On the behalf of Purnima College of Engineering, I extend our heartfelt gratitude to both of you for taking your time to guide and inspire us. We look forward to more such interactions in future. Thank you everyone for being a wonderful audience. आगे